राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। और आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई धीरेन्द्र पुंडीर जी, न्यूज पॉइंट आपका एक बड़ा शानदार चैनल है। धीरेन्द्र भाई राम राम। राम राम जी बाबा जी, नमस्कार आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। धीर दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं कि जो 15 फरवरी को हम अपना एक सोशल मीडिया समिट कर रहे हैं, उसमें धीरेन्द्र भाई भी पधार रहे हैं और आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप सभी मित्रों से निवेदन है कि संडे 15 फरवरी संडे को इंदिरापुरम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, एनसीआर में ये प्रोग्राम हो रहा है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स इसकी हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आइए, बच्चों के साथ आइए, परिवार के साथ आइए। तो साहब, आज की बातचीत शुरू कर रहे हैं धीरेन्द्र भाई के साथ। सर, एक चीज देखने में ये आई है कि राहुल गांधी हर 3 से 6 महीने में एक नया मुद्दा निकालते हैं, उस पे 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने खूब बवाल काटते हैं, उसके बाद उस मुद्दे को भूल जाते हैं। फिर एक नया, और हर बार वो मुद्दा कोई झूठ ही होता है, फ्रॉड। तो देश को बेवकूफ बनाना है, चाहे जैसे बनाना है, फिर उसको भूल जाना है, फिर 6 महीने बाद एक नया मुद्दा निकाल देना है। आपको याद होगा नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर राफेल। उस जमाने में हर राफेल के पुतले हर सभा में उड़ाया करते थे। चौकीदार चोर है, उसके बाद जाति जनगणना, अब वोट चोरी। सर, अब इधर मैं देख रहा हूं वोट चोरी भी भूल गए। अब आ गए कि जो मन में आए वो करो, जो उचित समझो वो करो। सर, ये क्या मतलब, क्या चाह क्या रहे हैं राहुल गांधी और कैसे नेतृत्व कर रहे हैं? ये इनको कोई सलाह देता है या अपने ही विम एंड फैंसीज से ये डिसाइड कर लेते हैं मुद्दे, फिर छोड़ देते हैं देश को? उनको लगता है कि वाकई झूठ बोल के देश को बेवकूफ बनाया जा सकता है। अडानी अंबानी, क्या चक्कर क्या है सर ये? दरअसल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब ये उनकी एक इच्छा है जो उनके अंदर अब कूट कूट के भर दी गई। उनकी फैमिली, उनके तमाम लोग, हो सकता है उनको कहा गया हो कि जब आप बन लेंगे तब फिर चाहे आप शादी भी कर लीजिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए, एक जनरल लाइट मोड पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2014 से कोई भी कैंपेन सक्सेस नहीं हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ट्राई 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 ट्राई, और कोई ट्राई करो, और कोई ट्राई करो, फिर कोई अगला आइडिया उनको, उनकी तमाम टीम है वो सोचती है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव उनके मुद्दे फेल हो जाते हैं, तो वो अगले मुद्दे की तलाश में फिर एक ऐसा मुद्दा उठा लेते हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि मुद्दे आप कौन से उठा रहे हैं, सवाल ये है कि आपका तरीका क्या है, आप घेरना कहाँ चाहते हैं और लोगों को आप पे कितना यकीन है। जो सबसे पहली जरूरत होती है राजनीति में कि आपकी क्रेडेंशियल क्या है, आपके समर्थकों के बीच में ही क्या है। राहुल गांधी अब बहुत जा रहे, कई बार लगता है जब शुरुआत में उन्होंने किया, मुझे याद है चूंकि मैं उनको बहुत क्लोजली देखता था, चाहे वो भूमि किसानों के अधिग्रहण वाला विधेयक हो या तमाम चीजों पर आए हों, उस दौरान लग रहा था कि वो आम आदमी से संवाद होगा, एक नई चाहन होगी, क्योंकि आप लोगों के साथ ज्यादा जब कोई ब्रांड लाया जाता है तो आपको तो उसकी चमक दमक लाइट यही सब दिखाई जाती है। आपको ये नहीं होता कि इसको एग्जैक्ट क्या, आपको वारंटी बताएंगे, आपको तमाम चीजें बताएंगे, लेकिन जब आप उसके इंटरेक्शन में होते हो तो रियल चीजें निकल के आती हैं। राहुल गांधी को सत्ता भी मिली, सत्ता मिलने के बाद उन लोगों ने जिस तरह से पिट से वो सरकारें चलाई, जिस तरह से वो सरकारें, वरना तो आप अंदाज लगाइए जब राहुल गांधी 2004 में सांसद बने थे, आज से 20 साल पहले, तो भी वो 30 साल के होंगे। अगर किसी को लेना होगा तो वो उस समय भी चुनाव कर ही सकता था भाई। अगर उस समय देखते तो जब आप चुनाव के लिए और पार्टी में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन या मिनिस्ट्री में जाके अगली सरकार में ले सकते थे आप, अगर आपको
एक कोई वो लेना होता भाई कि भाई इनको जो है एक्सपीरियंस दिलाया जाना चाहिए, तमाम चीजें वो नहीं लिया। एक जिम्मेदारी बिना अथॉरिटी का इस्तेमाल करने की जो आदत थी वो मुझे लगता है कि उनको उनके स्टिंग में आ गई। वो जो जो शुरुआत में आप जो जॉब करते हैं, लोग कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि बाद तक आप जो काम फिर करते हैं तो उसमें जो पहल में आप सीखते हैं वो बहुत दिन तक आपके उस पर असर डालता है। तो राहुल गांधी का जो शुरुआती वो था, जिस तरह से हमने देखा उनकी ताकत जो एंट्री हुई 2004 में ही वो एंट्री करते हैं, और 2004 में जब वो एंट्री करते हैं तो उसी के साथ करते हैं कि उनके पास ताकत है बहुत जबरदस्त, लेकिन कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस ताकत को इस्तेमाल करना है क्योंकि जिम्मेदारियां उठाने के लिए वहां एक पपेट मौजूद थे। मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने उस पूरी जिम्मेदारी को उठाया था। और उसके बाद आप देखेंगे कि राहुल गांधी उसके बाद से, क्योंकि उनको ये उम्मीद नहीं थी 2014 में कि देश की जनता ऐसा कैसे कर सकती है। पहले तो उनको यही धक्का लगा कि भाई इस देश की जनता को मोदी गांधी के अलावा भी कोई आदमी समझ में आ सकता है, ये कैसी बात है। और जनता को सबक सिखाना चाहिए, जनता की गलतियों का सबक जनता को दिया जाना चाहिए, उसने गलती की है। तो वो बहुत दिन तक आप देखेंगे इसी अंदाज में जीते रहे कि तुम लोगों ने कोई चौकीदार को पकड़ा है, वो चोर है, ये सब कर दिया, ये सब कर दिया। लेकिन हर चुनाव दर चुनाव वो उनके उठाए गए मुद्दे फेल होते चले गए क्योंकि जनता उनके बेसिक्स पर यकीन नहीं कर पा रही। जनता कांग्रेस के क्रेडेंशियल्स को अब ये मान चुकी कि ये नहीं है। अगर हम देखें आज की डेट में भी एक बात, बाबा जी, जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, नेशनल पार्टी है, 19% वोट शेयर है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप अगर जब डेविल्स इज इन डिटेल कहा जाता है, जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर राज्यों में उसने अगर कोई अकेले चुनाव लड़ा तो ऐसे बहुत कम राज्य रह गए। अब वो एक अलायंस में चुनाव लड़ती है, वोट हासिल करती है, और उसके बाद ही वो जो वोट शेयर है वो उसके साथ जुड़ जाता है। कोई ये तो कहेगा नहीं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जो 6 सीटें जीती हैं, कोई ये थोड़ी कहेगा कि वो अखिलेश यादव की तमाम ग्राउंड की ताकत थी, उसमें सिर्फ कांग्रेस की आइसिंग थी, कैपिंग थी, इसके अलावा तो नहीं था। लेकिन वो वोट तो रिकॉर्ड में जुड़ जाएंगे, जबकि ग्राउंड पर हर आदमी को पता, आपको भी पता, राहुल गांधी को शायद पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन अखिलेश को तो मालूम है कि वो ताकत किसकी थी, किस वजह से उनको वोट मिला। उसी तरह से आप देखेंगे लगातार ये जो उनके अंदर का ये ईगो, जैसे 99 सीट मिली उनको, तो उन्होंने सोचा कि 99 सीट पर इस देश में सरकार बन जाती है। अब वो नहीं बना रहे तो भाई गलत बात है। तो इसीलिए आप देखेंगे वो गुस्सा है, वो हताशा है, हर बार कुछ और ले आएंगे, क्लैरिटी उनको नहीं होती है। वो हर बार वो सोचते हैं कि जो ब्रांडिंग कर रही है टीम, ये टीम ब्रांड से जीत जाएंगे। देखिए सबसे बड़ा इस समय अगर मैं कहूंगा प्रधानमंत्री मोदी की पूरी राजनीतिक यात्रा, दिल्ली की राजनीतिक यात्रा में आप देखेंगे सबसे संकट में वो तभी आए जब उनका कोर वोटर यूजीसी पर नाराज हुआ। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी के पास कोई योजना नहीं थी कि उनको, अगर ये वोटर है, ये नाराजगी है, तो क्या उसको कैटर किया जा सकता है, क्या उनके साथ एड्रेस किया जा सकता है। आप देखेंगे वो एक नया मुद्दा ऐसा लेके पहुंच गए जिस पर प्रधानमंत्री मोदी को ताकत मिलती हो। जब आप प्रधानमंत्री पर देश के कमजोर होने करने का या इस पर आरोप लगाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, तो चाहे उनसे नाराज ही क्यों ना हो, लोग राहुल से नाराज हो जाते हैं बजाय उनके। ये बड़ा दिलचस्प है मामला। आप जब भी देखेंगे आपको ये चीज दिखाई देगी कि ऐसे मामलों पे हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं। जनरल नरवणे की किताब को, अगर मनोज नरवणे की किताब को किसी ने ध्यान से पढ़ेगा या उस लाइन को समझेगा जिसके नारे को आपने अब जिक्र किया है कि वो अब इस पर आ गए, तो वो जो अच्छा समझे, जो उचित समझो करो, वो ये समझ नहीं रहे हैं कि इस देश में ये लाइनें जो हैं सिर्फ इस बात की नहीं होती कि भाई आपको गुस्से में भी कह रहे हो कि जो उचित है समझो करो, लेकिन साथ ही साथ इस देश में जब कोई अपने बच्चों को या अपने आगे आने वाली पीढ़ी को विरासत देता है, उस वक्त भी वो यही कहता है। जब धीरे धीरे हमने देखा है कि घर की चीजें आप देते हैं किसी को तो कहते हैं कि जो उचित आए करो, आपको देखना है। और
इस तरह के मामले में तो फ्री होल्ड दिया गया जो सेना नायकों को कभी नहीं मिलता। आपको मालूम हो, उनको शायद मुझे लगता है इतिहास से बहुत चिढ़ है, या उनकी जो टीम है उसको। जब श्रीमती इंदिरा गांधी बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहती थी, उन्होंने कहा कि एक्शन, तो सेम मानेकशॉ, और वो इंटरव्यू पड़ा है, लोग जाके देख सकते हैं पब्लिक में, तो उन्होंने कहा भी, वो उसको गर्ल्स बोलते ऐसे बोल के इंदिरा जी को बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे, उसने कहा कि आप ये युद्ध करो, तो उसने कहा कि नहीं, आज नहीं, अभी नहीं कर सकते, मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए। तो उन्होंने तो समय दिया। अगर इस नारे को राहुल गांधी के अंदाज से समझा जाए तो वो कहेंगे कि इंदिरा गांधी कमजोर थी, क्योंकि सेनाध्यक्ष को उन्होंने कहा और सेनाध्यक्ष ने युद्ध नहीं किया, उनका तो यही था ना भाई। और फिर वो बाकायदा बताते हैं अब हम तैयार हैं, और उसके बाद कभी इंदिरा गांधी उस वॉर में नहीं है। उनको कहा कि हाँ ठीक है, आपको अपने हिसाब से फैसले लेने हैं, अपने हिसाब से करना है। तो क्या ये फैसले लेना इंदिरा गांधी का डर साबित करता है? तो ये सारी चीजें उनके क्लैरिटी ना होने की वजह से, उनकी दिक्कत जो है, उनकी मुद्दों को समझ न पाने की क्षमता, वो बड़ी दिक्कत के काम है। और दूसरा, उनके पास जो टीम है वो कोई बहुत बेहतर आइडिया के साथ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हिट एंड रन, मारो और भाग जाओ, मारो और भाग जाओ, मारो और भाग जाओ, क्या पता कौन सा हिट हो जाए। वो सिर्फ इस तलाश में है। और पिछले मुझे लगता है कि हम लोग लगातार 12 साल से तो देख रहे हैं, अभी तक तो कोई उनका हिट एंड रन कोई सक्सेस हुआ नहीं है, क्योंकि राजनीति कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली में कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। अब अरविंद केजरीवाल एकमात्र जगह पर बचे हुए हैं पंजाब में, वहां क्या होगा वो भी देखने की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में तो यही जी। मैं, भाई साहब, आपने एक बात कहा कि भाई क्रेडेंशियल्स, राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी है कि बीजेपी राहुल गांधी की छवि एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, एक सिल्वर स्पून पैदा हुए एक राजशाही खानदान का युवराज जिसके ऊपर नेतृत्व और राजनीति थोप दी गई है। उसके बाद उनकी एक छवि ये बनाने में कामयाब हुई कि ये एक करप्ट पॉलिटिशियन है। उसके बाद इनकी ये छवि बनाने में बीजेपी कामयाब हुई कि ये एंटी हिंदू है, ये प्रो मुस्लिम है। और बहुत बार तो ये यहां तक छवि बनाने में बीजेपी कामयाब हुई कि ये एंटी नेशन है, विदेश की धरती पे जाके देश की आलोचना करते हैं, सेना की आलोचना करते हैं, विदेश की धरती पे जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आलोचना करते हैं, विदेश की धरती पे जाके मदद मांगते हैं कि मोदी को हराने में हमारी मदद कीजिए। दूसरी तरफ मोदी की छवि राष्ट्रभक्त है, करप्ट नहीं है, इनकरप्टेबल है, 18 घंटे काम करते हैं, जीवन में आज तक कभी छुट्टी नहीं ली। इधर राहुल गांधी जो है वो 2-2 महीने का अज्ञातवास पे चले जाते हैं। मोदी को पे जेटलैग का कोई असर ही नहीं होता, यहां से जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, तुरंत जाके काम में जुट जाते हैं। एक एक मिनट उनका जो है वो पहले से कार्यक्रम तय होते हैं, वहां से वापस आते हैं, फिर उन पे जेटलैग का कोई असर नहीं होता, फिर काम पे जुट जाते हैं। एक तरफ मोदी की ये छवि है एकदम बेदाग, राष्ट्र के लिए 24 घंटे काम करने वाली, गरीबों की चिंता करने वाला। तो सर, जहां तक छवि की बात है, छवि के मामले में तो मोदी बहुत आगे हैं। तभी तो राहुल गांधी कहते हैं कि इनकी जो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो छवि बनाई है उसको मैं दागदार कर दूंगा, धूमिल कर दूंगा। तो छवि की लड़ाई में तो राहुल गांधी हार चुके हैं। तो आपने कहा ना क्रेडेंशियल नाम की तो चीज ही नहीं है। भाई उन्होंने बोला मैं खटाखट 8,000 रुपये महीने दूंगा, किसी ने विश्वास नहीं किया, कोई भरोसा नहीं किया किसी ने। तो भरोसा तो है ही नहीं जनता पे, तो कैसे चुनाव जीत जाएंगे जी। दरअसल पिछली बार आपने देखा होगा कि बीजेपी 240 पर रुक गई, और उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान नहीं था। सबसे बड़ी बात यह कि जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया वो कंफ्यूजन का था। राहुल गांधी को लगता है कि वो, उनकी टीम को, बेसिकली उनको तो क्या लगता होगा, लेकिन उनकी टीम को यह लगता है कि वो जो है एक कंफ्यूजन को क्रिएट करेंगे, और कंफ्यूजन में दर्शक, वो जो वोटर्स है वो बटेगा,
और उनके हाथ में इस राज्य की, इस केंद्र की कमान सौंप देगा, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि इतनी लंबी निराशाओं के बीच में आपने देखा होगा, अगर उनका एक एक्सपेरिमेंट पास हो गया, एक एक्सपेरिमेंट करने में वो कामयाब हो गए, भले ही 99 को 240 से ज्यादा कोई नहीं मान सकता सिवाय सुप्रिया सिन्नेत्र के अलावा, या उनकी टीम के जो लोग वहां बैठे थे। मैं उनको आज भी वो वीडियो, मुझे लगता है कि वो पढ़ाया जाना चाहिए कम से कम जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, तो कि भाई देखो कैसे जो है एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि 99 240 से आगे हैं। ये बात आप बिना बेशर्मी के, ताकत के साथ जब मंच आते हैं और अपने ऑफिस में ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि वो किस बात के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन आप ये सोचिए कि इसका मतलब ये है वो पूरी की पूरी टीम जो है इस तरह के एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू में घिरी हुई है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनरली ये वो दौर नहीं रह गया जब सिर्फ लोग जो नेता कह देते थे उसको मान लेते थे, या गांधी परिवार का इशारा होना, पूरे लोगों का सत्ता में वोट मिल जाना या एक पॉलिटिक्स खड़ी हो जाना, वो नहीं रहा। राहुल गांधी की दिक्कत बार बार एक ही समझ में आती है कि वो ये समझ नहीं रहे हैं कि जनता उन पर या उनकी पार्टी पर अब यकीन नहीं करती है। वो अगर उनको वोट दे रही है तो वो ऐसी जगह पे दे रही है जहां उनको और कोई ऑप्शंस दिखता नहीं है, और वो बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप से या दूसरे मुद्दे होंगे जो स्थानीय होते हैं उन पर बीजेपी से असंतुष्ट होते हैं। क्योंकि हमने 2 राज्य अभी देखे हैं, तेलंगाना में बीआरएस को हराया और कौन सी पार्टी सत्ता में आई? कांग्रेस सत्ता में आई, रेवंत रेड्डी का। और क्योंकि उस समय बीजेपी का लग रहा था कि जैसे बीजेपी बहुत बड़ी लड़ाई में आ गए हो, लेकिन वहां के नेताओं की आपसी फूट, जिसका परिणाम निकला कि राजा सिंह को बाहर जाना पड़ा। टी राजा सिंह पार्टी में नहीं है। आपने देखा होगा जो वहां के जो अध्यक्ष थे पहले उनको हटाया गया, फिर दूसरे को लाया गया, फिर बंडी संजय को, फिर उनको, तो वो लगातार रेड्डी को, जी किशन रेड्डी, वहां लगातार आप देखेंगे कि वहां आपस की लड़ाई थी। इसीलिए एक अच्छी हासिल होने के बावजूद बढ़त वहां कांग्रेस को लोगों ने चुना, बजाय इसके कि वो सी चंद्रशेखर राव को हटाने के बाद बीजेपी को मौका देते। दूसरा आपने हिमाचल में देखा, हिमाचल में जिस तरह से जयराम की सरकार में कोई भी आपको दिखता नहीं था कि वो कोई भी असर छोड़ रहे हैं, और अभी ऐसा बहुत सारे राज्यों में आपको दिख रहा है। तो वो राहुल गांधी की जीत नहीं है, वो उस पूरे विकल्पहीनता की जीत में उनको सीट मिलने की जीत है। चाहे वो आप अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, हालांकि मध्य प्रदेश इतना जबरदस्त तरीके से बीजेपी के रंग में है कि वो वहां बहुत आसान नहीं है कि आ जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोग फिर भी उनको चुन क्यों लेते हैं, या फिर उनको क्यों है, उनको ये उम्मीद है कि शायद ये छवि उनकी पीएम के खिलाफ शायद यहां काम आ जाए। जबकि वो ये समझ नहीं रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है, हम लोग अगर उनके उसको देखते हैं कि जब राज्यों में चुनाव, जहां जिन राज्यों में बीजेपी चुनाव हारी भी है विधानसभा के, लोकसभा चुनाव में उसका वोट परसेंटेज ऊपर जाता है। पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है क्योंकि लोग तब वो मोदी को वोट देते हैं। और देखिए बीजेपी का एक बात आपको बाबा जी, मेरी समझ जो कहती है, लोग उसको पता नहीं किस तरह देखते होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो जीत है ये मोदी और शाह उनकी जीत है। उसके बाद फिर उन लोगों ने कुछ ऐसे लीडर्स जरूर क्रिएट हो गए, जैसे योगी हो गए, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा हो गए, जिन्होंने इस जीत में योगदान दिलाया। लेकिन अगर आप इसको इस पार्टी के, बीजेपी के ढांचे की या बीजेपी के काडर की या उसके नाम से जीत मानेंगे, तो मुझे लगता है कि शक है, मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी जीत है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो सबसे बड़ी क्रीडेंशियल की लड़ाई है, ये बात कांग्रेस को भी मालूम है, ये बात कांग्रेस के आइडियोलॉग को भी मालूम है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो लगातार जो हमला करते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे करते हैं। उनको मालूम है कि अगर ये छवि क्रम्बल होती है, ये छवि टूटती है, तो फिर बीजेपी के पास वो बेस नहीं है अभी भी कि जो शॉक ऑब्जर्व करे। हम लोगों को राज्यों में दिख रहा होगा, लेकिन ये बात, मतलब मैं भी यही मानता हूं कि ये बात जरूर है कि ये पार्टी की जो ग्रोथ थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रोथ थी। उन्होंने इस देश को ये यकीन दिलाया कि हाँ, मैं वो चेहरा हूं जिस पर आप यकीन कर सकते हो, मैं इस पार्टी में हूं। वो शो जरूर करते हैं, आप देखेंगे कि
ये जो नीचे बैठते हैं और उनका फोटो भी रिलीज करते हैं दिग्विजय सिंह की, कैसे उस संघ के नीचे बैठे थे। ये पार्टी के अंदर के ढांचे की जीत है, लेकिन पार्टी को वोट मिल रहा हो ऐसा नहीं है। आपने ये एक ही झटके में देख लिया। मैं समझता हूं कि आपने उस पर प्रोग्राम भी बनाए होंगे, सबने बनाए हैं। यूजीसी वाले मामले में आपने एक झटके में देख लिया कि अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कौन है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अगर उन पर कोई चीज जाती है तो उसका असर पूरी पार्टी पर जाता है। यही कारण है कि उनका कोई क्रेडेंशियल हो या ना हो राहुल गांधी का, उनके पास उस तरह की कोई चीज हो या ना हो कि वो जो प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन उनकी लड़ाई एक ही है ना उनके सिस्टम की, कि किसी भी तरह इनको गिरा दोगे तो वो नीचे तक चली जाएगी जीत का। तो यही कारण है कि वो ये कोशिश करते हैं। आप लगातार देखिए, वो लगातार यही कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को गिराया जा सके, व्यक्तिगत छवि पर जाते हैं। याद कीजिए जब चुनाव थे तब उस समय भी दिग्विजय सिंह वो पहले आदमी थे जिसने कहा था कि इनसे पहले इनकी पत्नी का पूछिए क्या हाल। व्यक्तिगत चीजों पर फिर लाए होंगे, आपने देखा होगा कि वो एक किसी उसको आईएएस को लाए जिसने कहा कि एक उसके साथ सेक्रेटरी थी और उसको लेके हल्ला हुआ कि उसकी स्नूपिंग हो रही है, याद होगा आपको। उसके बाद फिर एप्स्टीन फाइलों का नाम लेके उनके चंपू जो लखनऊ से लेके दिल्ली तक अलग अलग जगह पत्रकारिता के भेष में घूमते रहे, जिन्हों हमने खूब देखा है कि वो क्या करते रहे, उनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। लेकिन अभी देखेंगे अचानक वो कहने लगे 2 दिन तक क्यों गायब थे मोदी, एप्स्टीन फाइल कुछ होने वाला है। पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता जो कहीं पता नहीं बर्फ में लगे हुए बैठे थे, वो भी आके कहने लगे, क्योंकि उन सब का इशारा यही है, इस पूरे इकोसिस्टम का इशारा एक ही है कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को गिरा लेते हो या उनकी छवि को गिरा लेते हो, भाई छवि का गिरना ही है, वहां कौन सा कुश्ती तो हो नहीं रही बाबा जी, जैसे आप अखाड़े में गिराते थे, अब तो नैरेटिव्स में ही गिराया जाता है। तो उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर गिरा लिया जाएगा तो इस पार्टी के पास आगे ऐसा ढांचा अभी भी विकसित नहीं कर पाई है पार्टी की, लोगों को पार्टी पे यकीन हो, उनको मोदी पर यकीन है। तो यही कारण है कि उनके सारे हमले व्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तिगत हमले वो भी मोदी पर होते हैं। जी। पर सर एक बात बताइए, भाई पिछले 15 साल का जो हमने एरा देखा है राजनीति का, उसमें वाकई मोदी के नाम पे चुनाव लड़े गए, जीते गए। मैं एक बहुत रिमोट एरिया में गया था, वहां पे बीजेपी जीती हुई थी। तो रिमोट एरिया में मतलब हम एक ऐसे गांव में थे जहां पहुंचने के लिए लगभग 6 घंटा पैदल चलना पड़ता था, आखिरी रोड की कनेक्टिविटी थी। हिमाचल प्रदेश का एक गांव था। तो मैंने उससे पूछा कि आप लोग वोट कैसे देते हैं, पंडित सर? जी तो जी, वो एक रिमोट सा एरिया था। तो मैंने पूछा आप लोग वोट कैसे देते हैं? बोले जी यहाँ बूथ बनता है बकायदा। तो मैंने पूछा कौन था आपका कैंडिडेट? बोला जी लोकसभा में। मैंने कहा वो, कहता जी वो तो मुझे याद नहीं। मैंने पूछा फिर वोट किसको दिया? बोला मोदी को। सर 5 घंटे पैदल चल के पहुंचने वाले गांव में भी व्यक्ति मोदी को वोट दे रहा है, लोकल कैंडिडेट का नाम नहीं जानता। तो सर ये स्थिति कल को मोदी जब रिटायर होंगे तो इस वॉइड को, ये जो वैक्यूम बनेगा, इसको भारत बीजेपी का जो नेतृत्व है वो भर लेगा। मान लीजिए कल को कोई नया चेहरा आएगा जिसके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, जो आज मोदी के नाम पे जीता जा रहा है, तो ये एक संकट की बात तो नहीं हो जाएगी? क्या उतना बड़ा कद, उतना बड़ा चेहरा बीजेपी प्रोजेक्ट कर पाएगी? देखिए सर, बीजेपी को एक फायदा है, बीजेपी के जो नाकारा और जो एरोगेंट, जिनका जनता की समस्याओं से कोई लेना देनी, ऐसे कार्यकर्ताओं की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास वो सेकंड लाइन की बहुत अच्छी लीडरशिप आपको दिखाई दे रही है बीजेपी के पास, जो कांग्रेस के पास अभी नहीं दिख रही है। ये उनकी किस्मत है, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि आप देखिए, क्या आप ये मानते नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में जब भी मोदी जी के यूजीसी को लेकर जिस तरह से हमने हमले देखे, जिस तरह से गुस्सा देखा, जो सारी चीजें देखी, जो भी, मतलब मैं सारों को नहीं कह रहा, लेकिन जो उनके मतलब अपने वर्ग के लोगों के अंदर गुस्सा था उसकी बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वहां सब जगह ये लिखा रहा कि योगी तुझसे बैर नहीं।
मतलब वो उसी पार्टी से नहीं। तो ये जो कारण है, जो आपका सवाल है कि उसके बाद क्या होगा, उनके पास दूसरे बार उनकी किस्मत इतनी अच्छी है, वो मेहनत ना करें तो भी उनको मालूम है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा हो गए। उनको मालूम है कि हेमंता बिस्वा शर्मा चेहरा हो गए। देखिए वो पीएम भले ही आपको लग रहा होगा, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा लीडर है जिसको नॉर्थ के राज्यों में भी बहुत गौर से देखा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस पिछली बार जितनी चमक के साथ थे वो इस बार नहीं है। अभी तक उनका वो नहीं देखा है। जब वो पहली बार थे उनका आत्मविश्वास हिला हुआ, जब वो दोबारा उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वो सब किया गया। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे वो रंग में आ रहे। तो ये 3-4 उनके पास चेहरे हैं, उनके पास चेहरों की कमी नहीं है। ये एक अच्छी बात है बीजेपी के पास कि जिनकी पैन इंडिया अपील है, ऐसा कम से कम एक नेता तो उनके पास है, योगी आदित्यनाथ, जिसकी डिमांड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये उनका अपना पार्टी का मैटर है, मुझे मालूम नहीं कि अभी वहां क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टी के पास लीडर है जिसकी पैन अपील है, पैन इंडिया अपील है। वो जाते हैं, वो पूरे देश में रैलियां संबोधित करते हैं। आप ये सोचिए कि त्रिपुरा में भी योगी आदित्यनाथ के लिए वैसे ही नारे लग रहे होते हैं जैसे नारे उनके लिए केरल में लग रहे हैं। वो तेलंगाना में भी प्रचार करने जाते हैं। तो बीजेपी को अभी उस तरह का कोई संकट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पार्टी के रूट्स की सड़न है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बीजेपी को लोग, बीजेपी पार्टी किसी से वोट ले नहीं पाती है, लोग बीजेपी को वोट देते हैं। क्योंकि आपको दिखेगा, लोगों को जब ऑप्शन नहीं दिखता, और वो एरोगेंस लगातार उनके नेताओं में आपको दिखाई देगी, बीजेपी के नेताओं में दिखाई देगी। देखिए नाटक बहुत कुछ हो सकता है, कहने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मैंने 27 सालों में बहुत रेयर इतनी एरोगेंस देखी है। जो पहले कांग्रेस में थी उसमें से बहुत हिस्सा आपको अलग अलग बीजेपी के लोगों में दिखेगा। वो हर चीज समझाना चाहते हैं आपको, वो बताना नहीं चाहते, वो आपको समझाना चाहते हैं। तो ये चीज है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि योगी, मतलब मोदी, और दूसरे नंबर पर योगी पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं। इस दौरान मैं जानबूझ के वो नाम नहीं ले रहा हूं कि जैसे अमित शाह है। अमित शाह एक बड़ी जबरदस्त तरीके से रणनीतिकार हैं, और उनकी अपील उस तरह की भले ही ना हो, लेकिन वो जनता के बीच में उनको भी माना जाता है। तो मैं ये तो मानूंगा कि बीजेपी के पास कम से कम वो संकट नहीं है कि उनको मतलब एकदम चले जाए। लेकिन पीएम मोदी आज की डेट में भी बीजेपी के सबसे बड़े आइकन हैं। उनके वोट खींचने वाले नेता हैं, और लोगों के अंदर देखिए गुस्सा ना, वो सब चीजें चलती रहेंगी, वो होगा। लेकिन आज की डेट में भी प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लगता है कि इस देश में सर्वाधिक चर्चित, सर्वाधिक जिनको मास अपील है वो, और जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने तो रिमोट उदाहरण दिया ही है। मैंने इस देश में मौन जैसे इलाकों में, तूरा, तमाम जगह पर जहां भी देश के हिस्सों में चुनाव हुए, मैं वहां गया, नरतियांग में, तमाम जगह पर जहां कभी इंडिया के बारे में हम लोग यही समझते थे ये इंडिया से आया, ये बोलते थे जो लोग, वहां मैंने उनके अंदर ये बहस होते हुए देखी है कि तुम मोदी की चापलूसी करते हो, तुम गोदी मीडिया हो। तो मैं हंसने लगा कि मैंने कहा चलिए तुमको ये समझ में आया। तो दूसरा वहां खड़ा होकर कह रहा नहीं मोदी सही कर रहा है। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आप इस देश को कॉर्नर तक एक कर दे, लोग आपके लिए चर्चा कर रहे हो, आपके पक्ष में हो या विरोध में हो। तो ये एक अच्छा साइन भी था, मैंने उस समय यही माना। तो सर चलिए, आज की बड़ी अच्छी चर्चा रही और आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे हमें एनलाइटन किया, हमारे दर्शकों को। और 15 तारीख को दर्शकों को बता दूं कि धीरेन्द्र भाई भी पधार रहे हैं और आपका एक बड़ा स्पेशल सेशन मैंने रखा है। तो 15 को मिलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।